गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का चैप्टर। आज हमारा एनसीईआरटी बुक का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। ये हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हमने 5 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं कम्प्लीटली। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जो हमारे रिसोर्सेज वाला चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट था हमारा, कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज होते हैं जो एक ह्यूमन रिसोर्स होता है, एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज रहते हैं, एंड नेचुरल रिसोर्सेज रहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमने पढ़ लिए अपनी प्रीवियस चैप्टर्स में, एंड मैन मेड रिसोर्सेज भी हमने पढ़ लिए। एंड जो हमारा ये है लास्ट जो चैप्टर है उसका टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस वाले चैप्टर में हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम देखेंगे कि हर जगह पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन है। क्या जो सारी पॉपुलेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स है क्या? है ना, वो हम देखेंगे कि सारी पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन कोई आदमी, कोई पीपल, कोई इंडिविजुअल एक रिसोर्स कब बनता है? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पीपल रिसोर्स तब बनता है जब उसके लिए हम अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा दें, उसके लिए अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करा दें, एंड उसके लिए एक स्किल प्रोवाइड करा दें, जिससे कि वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी में, अपनी वर्ल्ड की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, वो कुछ कर सके, आगे कुछ इन्वेंशन कर सके, कुछ भी काम कर सके, है ना, जिससे कि वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो उससे हम बोलेंगे कि जो ह्यूमन है, कोई भी आदमी है, वो एक रिसोर्स है ना, जिससे कि मतलब दूसरे रिसोर्सेज को यूज किया जा सकता है, वो किसी चीज़ का इन्वेंशन कर सकता है, तो हम बोलेंगे कि ये एक रिसोर्स है ना। यदि कोई पर्सन है, वो उसके पास ना ही अच्छी एजुकेशन है, ना उसकी हेल्थ अच्छी है, एंड उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो हमारी कंट्री पर वो ऐसा आदमी वो बर्डन बन के रहता है। उसके लिए दूसरा पर्सन मतलब ऐसे कमा के लाएगा, उसका पेट भरेगा, उसे खिलाएगा, उसका ध्यान रखेगा। मतलब कि दूसरे लोगों पर जो लोग खुद काम नहीं कर सकते, उनके पास स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो दूसरे लोगों पर बर्डन रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम एक रिसोर्स नहीं बोलेंगे। क्योंकि उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है अपनी कंट्री की इकोनॉमी में, या कुछ भी काम में उन्हें यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, वो एक बर्डन बन के रहते हैं, इसलिए वो एक रिसोर्स नहीं है। तो जो ह्यूमन होता है वो ह्यूमन रिसोर्स तब बनता है जब उसके पास ह्यूमन कब बनता है? जब उसके पास एजुकेशन हो, हेल्थ अच्छी हो उसकी, एंड स्किल अगर हम प्रोवाइड कराएंगे, तो ये चीज़ें मिलके उसे एक ह्यूमन को एक ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर देती है ना। तो ये एक ह्यूमन रिसोर्स हो जाता है। तो हमें ज़्यादातर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी वर्ल्ड में पॉपुलेशन तो बहुत सारे यंग पीपल हैं, लेकिन सभी के पास ना तो अच्छी हेल्थ है, ना अच्छी एजुकेशन है, ना अच्छी स्किल है। इससे क्या होता है कि जो अदर लोग हैं फैमिली के, उन लोगों पर वो डिपेंड रहते हैं। अगर हम तीनों चीज़ें ये प्रोवाइड करा दें तो वो अपना काम खुद कर सकते हैं, और दूसरों की भी वो हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स, है ना। अब देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हम देखेंगे कि पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है। ये सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन अगर रहना पसंद करेगी तो वो प्लेन एरिया में रहना पसंद करेगी। क्योंकि वहाँ पर जो एरिया रहेगा वो प्लेन रहेगा। वो घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए एक अच्छा एरिया होता है वहाँ, जहाँ वाटर की फैसिलिटी अच्छी हो, क्लाइमेट वहाँ का अच्छा हो, टेम्परेचर वहाँ का अच्छा हो, है ना, सारी चीज़ें उसे मतलब नॉर्मली मिल जाए, आसानी से मिल जाए। वहाँ पर पॉपुलेशन ठहरती है, अपना घर बनाती है और रहती है ना। जैसे अगर हम देखेंगे कि माउंटेन रीजन है, माउंटेन एरिया में पॉपुलेशन जनरली देखने को कम मिलती है ना, कम घर हमें दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो एरिया रहता है वहाँ पर
जो टोपोग्राफी है, मतलब वहाँ रहने का जो एरिया है वो घर बनाने लायक ज़्यादा सही नहीं है ना, कंपेयर टू प्लेन एरिया की। अगर हम डिजर्ट में देखें जहाँ पर पानी नहीं बरसता है, पानी की कमी रहती है, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कम रहती है। जबकि अगर हम गंगा प्लेन्स में या ब्रह्मपुत्र प्लेन में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ही क्राउडेड पॉपुलेशन रहती है ना। और जो डिजर्ट एरिया रहता है या माउंटेन एरिया रहता है वहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेशन रहती है ना। तो पॉपुलेशन को मतलब रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम देखेंगे कंट्री वाइज देखेंगे कि तो जो हमारा जो एशिया वाला है ना, एशिया एंड अफ्रीका, ये एशिया है, इसमें हमारा इंडिया भी आ जाता है, ये एशिया है, एशिया है। इस तरीके से रफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और एंड इधर कहीं है यूरोप, है ना। और फिर इधर कहीं पे पड़ जाता है हमारा, इधर कहीं पड़ जाता है हमारा अफ्रीका वाला रीजन, ये हो जाता है अफ्रीका, है ना, ये अफ्रीका। एंड इधर देखेंगे हम इस तरीके से, तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। एंड इधर देखेंगे ये है हमारा साउथ अमेरिका, है ना, मोटा मोटा हमने देख लिया। इधर है हमारा ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया है। एंड इधर है अंटार्कटिका। तो जो एशिया है, एशिया में एंड अफ्रीका में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है। जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है ये सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया वाला पार्ट ये, तो इस एरिया में ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है ना। ये हमारा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। अंटार्कटिका, है ना। तो ये आइसलैंड से, ये है यूरोप, है ना। तो ये यूरोप है। तो हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड की ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है वो इस एरिया में पाई जाती है, अफ्रीका एंड जो एशिया वाला रीजन है, ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। एंड हम देखेंगे कि जो नॉर्थ अमेरिका है एंड जो साउथ अमेरिका है, अदर रीजन्स में देखेंगे अंटार्कटिका वाले रीजन में तो बहुत ही ये तो रहने लायक, मतलब यहाँ पर कोल्ड ज़्यादातर बर्फ़ जमी रहती है, तो ये पॉपुलेटेड नहीं है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है। तो इस तरीके से ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि जहाँ पर पॉपुलेशन को रहने के लिए सूटेबल कंडीशन रहती है वहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहती है ना। और डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, है ना। एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं उसे हम बोल देते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। सपोज दैट कि ये एरिया है, इस एरिया में कितने लोग रहते हैं, हमने काउंट किए, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये इसमें 14 लोग हैं, तो हम कहेंगे कि जो इस वाले एरिया की जो मतलब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 14 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और इसे पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में इसे मेजर किया जाता है, तो ये होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो वो है 51 पॉपुलेशन डेंसिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड की देखें तो 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारी वर्ल्ड की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड हमारे इंडिया की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे तो वो है हमारे इंडिया की 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए कितनी ज़्यादा जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है एवरेज, अगर वर्ल्ड का एवरेज देखें तो इधर ये 51 एंड इधर है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये है हमारे इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी।
एंड जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसको फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि होता है हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टोपोग्राफी, है ना, टोपोग्राफी लाइक कि वहाँ पर जो एरिया है वो प्लेन है या माउंटेन एरिया है ना, वहाँ का जो एरिया है वो प्लेन है या माउंटेन है, उस पर डिपेंड करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो है, पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, है ना। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आते हैं जैसे कि अगर हम देखें तो टोपोग्राफी आती है। टोपोग्राफी की मतलब कोई भी रीजन है वो प्लेन है या माउंटेन है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है जो सरफेस का वो कैसा है, वहाँ प्लेन है या बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं या प्लेट्यूज हैं या वैलीज हैं, है ना, गड्ढे बने हुए हैं, कैसा, मतलब सरफेस का जो एरिया है वो प्लेन है या माउंटेन है, उसे हम टोपोग्राफी बोलते हैं। मतलब जो कि वहाँ पर माउंटेन्स हैं या प्लेन्स हैं, है ना, उसके बेस पर जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन रहती है वो प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा रहती है। ये जो प्लेन एरिया रहते हैं ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया रहते हैं। और जबकि माउंटेन्स को अगर हम देखें, है ना, माउंटेन्स को देखें तो ये स्पार्सली पॉपुलेटेड रहते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम, मतलब कम लोग देखने को मिलते हैं। एंड जो प्लेन वाला एरिया है वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, डेंसली रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्लेन एरिया में घरों को आसानी से बनाया जा सकता है ना, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है, पानी अवेलेबल है। लेकिन माउंटेन्स रीजन में ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम घर मकान आसानी से नहीं बना सकते। एंड जो हमारा जो डिजर्ट वाला एरिया रहता है वहाँ पर भी ये आ जाता है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर में। एंड जो इसमें टोपोग्राफी के बाद है, इसमें जो एक फैक्टर है वो है क्लाइमेट। जी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल मतलब ज्योग्राफी के बेस पर, है ना। जैसे क्लाइमेट है, अब जहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट होगा या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगा या बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं हॉट होगा या कोल्ड होगा, तो ऐसी जगह पर पॉपुलेशन रहना कम पसंद करी। क्योंकि वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि जो पोल एरियाज हैं, यूरोप वाला एरिया हमने देखा, जो यूरोप वाला एरिया या हमारा अंटार्कटिका वाला एरिया है, वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करते हैं, है ना। क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड है ना। एंड जो डिजर्ट वाला एरिया होता है तो वो एक्सट्रीमली हॉट रहता है, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, इसलिए वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में आता है हमारा कि एक्सट्रीमली जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहती है, जहाँ कम लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, है ना। तो जैसे कि होता है हमारा पोलर रीजन एंड जो डिजर्ट एरिया रहता है, डिजर्ट्स रहते हैं। डिजर्ट पोलर एरिया में देखेंगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है, डिजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है ना। एंड देखेंगे कि जो अगर हम अपने एशिया वाला देखेंगे, एशिया बीच में है ना, तो एशिया का टेम्परेचर है वो मतलब रहने लायक टेम्परेचर है। क्यों, यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर है जो कि एक ह्यूमन बीइंग को रहने के लिए अच्छा है। तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है एशिया में वो बहुत ज़्यादा घनी पाई जाती है ना। इसलिए सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में, चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। चाइना भी एशिया में आता है। देन फिर इंडिया की वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में, देन इंडिया में, देन हम देखेंगे कि यूएसए में है ना। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में। और जो दो कंट्री सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड आती हैं वो है चाइना एंड इंडिया।
है ना। तो ये यहाँ का टेम्परेचर रहने लायक है बहुत ही, इसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन रहती है सबसे ज़्यादा। एंड है जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में है, नेक्स्ट है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट हो गया, वो है सॉइल। नेक्स्ट सॉइल अब सॉइल पर डिपेंड करेगा कि किसी भी जगह पर सॉइल फर्टाइल है या फर्टाइल नहीं है ना। फर्टाइल सॉइल मतलब जहाँ पर एग्रीकल्चर आसानी से की जा सकती है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहना पसंद करेगी। जैसे कि प्लेन एरियाज हैं जहाँ रिवर्स रहती हैं, वैलीज रहती हैं, रिवर वैलीज रहती हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ की सॉइल फर्टाइल रहती है ना। तो सॉइल अगर फर्टाइल है वहाँ की, तो वहाँ पर पॉपुलेशन होगी वो डेंस होगी, डेंसली लोग बसे होंगे। एंड जहाँ की फर्टाइल नहीं है वहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी वो बहुत कम रहती है ना। तो ये सॉइल पे भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि रहने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है तो क्रॉप भी उगानी पड़ेगी, उसके बेस पर भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट रहती है। देन है हमारा वाटर की अवेलेबिलिटी भी, ये हमारे कितने फैक्टर्स हो गए हैं, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, है ना। नेक्स्ट है इसके बाद ज्योग्राफिकल फैक्टर में वो है हमारा वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है ना। वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, तो जिस एरिया में वाटर आसानी से मिल जाएगा वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, है ना। क्योंकि दुनिया की हर एक जीव को रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। और हर एक दिन पानी की ज़रूरत पड़ती है, हर एक घंटे पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी वहाँ पर पॉपुलेशन डेंस रहेगी, है ना। तो ये रिवर वाला, जहाँ पे कोई रिवर होगा, कोई पॉन्ड होगा, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा बसती है कंपैरिजन टू जो अगर डिजर्ट एरिया में अगर हम देखेंगे तो डिजर्ट एरिया में जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम रहती है, जो मरुस्थलीय एरिया रहता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम रहती है ना। देन है हमारा मिनरल्स जैसे कि गोल्ड है, डायमंड, सिल्वर एंड एटसेट्रा, बहुत सारे मिनरल्स हैं। जहाँ पर इनके जो माइंस पाए जाते हैं, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर एंड अदर मिनरल्स के, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि जहाँ पर ये मिनरल्स होंगे वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी, मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाई जाएंगी, जिससे कि वहाँ पर लोग एम्प्लॉयमेंट करेंगे, उन्हें काम मिल सकता है, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा रहती है ना। तो ये है कि जहाँ पर मिनरल्स अगर प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, और जहाँ पर ये नहीं है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम रहेगी। देन है नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर्स हैं सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक, है ना। सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक। एक था ज्योग्राफिकल फैक्टर, ये ज्योग्राफिकल फैक्टर था। देन है हमारा सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक, है ना। तो सोशल फैक्टर में क्या आएगा, सोशल में मतलब जहां पर एजुकेशन सही हो, जिस जगह पर एजुकेशन की फैसिलिटी सही हो, हेल्थ फैसिलिटी सही हो, हॉस्पिटल हो वहां पर, है ना, हेल्थ, है ना, ट्रांसपोर्ट वगैरह सही हो, तो ऐसे रीजन में, ऐसे एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा रहना पसंद करेगी। जैसे कि स्टूडेंट रहते हैं एजुकेशन के लिए, वो सिटीज़ में जाते हैं जहाँ पर अच्छे कॉलेज होंगे, अच्छे स्कूल्स रहेंगे। तो वहाँ पर गांव में ज़रूर हम देखने को मिलते हैं कि इतने अच्छे स्कूल नहीं रहते हैं, ना ही वहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटी रहती है कंपैरिजन टू सिटी। तो बच्चे क्या हैं, वो सिटी की साइड मूव करते हैं, सिटी में आके रहते हैं जहाँ पर उन्हें बेटर एजुकेशन मिल सकती है, हेल्थ की फैसिलिटी मिल जाती है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। देन है हमारा कल्चरल में आएगा कि कोई जहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी, जिस जगह पर, जैसे कहीं पे कोई मंदिर बना है, कोई मस्जिद बनी है बड़ी फेमस, है ना, जहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पर उनकी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी चल पाती हैं, वो अपनी कोई शॉप खोल लेंगे, कोई भी धंधा खोल लेंगे, वो कल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड, जिससे कि वहाँ पर उनका काम चल सके। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे
कल्चरल में अगर हम अपनी वाराणसी को देखें, वाराणसी है जो वो पॉपुलेटेड एरिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो प्रिलिम से जो जाते हैं वो वहाँ पर जो कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी उन्हें चाहिए रहता है मंदिर के लिए, तो वो वहाँ से खरीदते हैं, जिससे कि जो वहाँ के लोगों की जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। और कुछ लोग तो जो लोग घूमने आते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं, है ना, कि चलो 5-6 दिन के लिए रुक जाते हैं या कई दिन के लिए रुक जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर जो एरिया है वो पॉपुलेटेड बना रहता है ना। तो इसमें वाराणसी आ जाएगा, है ना, और भी बहुत सारे प्लेस आ जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए है। देन है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फैक्टर में जहाँ पर इकोनॉमिक, जैसे मार्केट है, वहाँ पर अगर कोई मार्केट है ना, ट्रेड होता है जहाँ पर ट्रेड, या कोई इंडस्ट्री है, तो ऐसे एरिया में जहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह रहती है या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उस एरिया पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है ना। तो हमने ये देखा कि ये फैक्टर थे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने वाले, वो थे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखे, एंड हमने सोशियल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे, है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देन है कि पॉपुलेशन अगर किसी एरिया का हम देखें, किसी कंट्री का देखें, तो वहाँ का पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है, पॉपुलेशन वहाँ की कैसे चेंज होती है। तो पहला क्या है कि अगर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जन्म होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ होगा, लोग बच्चे जन्म लेंगे, है ना, तो उस वजह से पॉपुलेशन ग्रो करेगी, है ना। उसी टाइम क्या होता है कि जो एज्ड पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती है, उनकी डेथ होती है ना। तो ये फंडा चलता रहता है, कुछ लोग उसी टाइम पे, अगर कुछ लोग बर्थ लेते रहते हैं एंड कुछ मरते रहते हैं, मतलब बर्थ एंड डेथ का जो फेनोमेना है वो साथ साथ चलता रहता है ना। उससे क्या होता है कि किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहती है ना, और या फिर वो वहाँ की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी, है ना। तो डिक्रीज कब होगी, इंक्रीज कब होगी, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो एक फैक्टर है, टर्म है, वो है बर्थ रेट, है ना। बर्थ रेट क्या होता है कि किसी भी जगह, किसी भी एरिया में अगर हम देखें, 1000 पीपल पर कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितने चाइल्ड का बर्थ हुआ, वो होता है बर्थ रेट। किसी भी टाइम पे अगर हम देखें, है ना, 1000 पीपल पर कितने चाइल्ड हैं, 1000 पीपल पर कितने चिल्ड्रन ने जन्म लिया, है ना, कितने चिल्ड्रन का बर्थ हुआ, बच्चों का जन्म हुआ, उसे हम बोलेंगे बर्थ रेट, है ना। वो हम निकालते हैं 1000 पे। एंड डेथ रेट ये होती है, डेथ रेट ये मतलब 1000 पर्सन्स पर डेथ, है ना। मतलब 1000 पर्सन पर कितनी डेथ हुई, 1000 लोगों को अगर हम लें तो उनमें से कितने लोगों की डेथ हुई एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम बोलेंगे कि डेथ रेट, है ना। कि 1000 पर्सन पर कितने लोगों की डेथ हुई, उसे हम बोलेंगे डेथ रेट उस टाइम पर, है ना। तो ये करते हैं हमारी पॉपुलेशन को, कि वहां पर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है या फिर स्टेबल है। एंड दूसरा फैक्टर है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है कि पीपल का मूवमेंट ऑफ पीपल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पीपल का जाना, लोगों का जाना ही कहलाता है माइग्रेशन, है ना। एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, उसी को हम बोल देते हैं माइग्रेशन। तो ये भी क्या करता है, पॉपुलेशन को डिटरमाइन करता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, घट रही है। माइग्रेशन है, वो माइग्रेशन 2 टाइप के रहते हैं, है ना।
माइग्रेशन दो टाइप के रहते हैं, एक होता है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन यानी एक कोई भी पीपल कि किसी भी कंट्री में आए, मतलब अराइव ऑफ पीपल, अराइव। अगर कोई भी, जैसे अगर कोई चाइना से कोई आदमी, कोई भी पीपल अगर इंडिया में आया तो हम इंडिया में उसे कहेंगे कि ये उसका इमाइग्रेशन हुआ है। और जबकि और उसी पीपल को अगर हम चाइना में देखेंगे तो उसे कहेंगे कि वो चला गया है, मतलब वहां से चला गया, चाइना से आया तो उनके लिए वो क्या हो गया, इमाइग्रेशन। एंड हमारी कंट्री में आ गया वो, तो हमारी कंट्री में आ गया, अराइवल हो गया उसका, तो हम कहेंगे कि इमाइग्रेशन है। तो मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब जाते हैं, अगर कोई पीपल, नंबर ऑफ पीपल अगर वो किसी कंट्री में आते हैं तो उसे बोलते हैं इमाइग्रेशन। एंड जिस कंट्री से वो चले जाते हैं, लीव कर जाते हैं, जिस कंट्री को छोड़कर चले जाते हैं, उसे इमाइग्रेशन बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल से देखा कि चाइना से क्यों पीपल इंडिया में आ गया, तो चाइना में उसे कहेंगे इमाइग्रेशन, कि उसका इमाइग्रेशन हो गया। इंडिया में उसी को कहेंगे इमाइग्रेशन, है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ई मतलब आउट होना, बाहर जाना, इम मतलब अंदर, है ना, आउट, इसी को आउट माइग्रेशन बोलते हैं एंड इसको इन माइग्रेशन भी बोलते हैं। ये दो नाम भी दिए जाते हैं। आउट मतलब बाहर जाना, इन मतलब अंदर आना। किसी कंट्री के अंदर जब लोग आते हैं उसे हम इमाइग्रेशन बोलते हैं, बाहर जाते हैं जब लोग, उसे हम दूसरी कंट्री में जाते हैं उसे हम बोल देते हैं आउट माइग्रेशन, है ना। तो ये माइग्रेशन हुआ। ये भी क्या करता है, हमारा जो पीपल है और जो पीपल के जो वहाँ किसी भी जगह की पॉपुलेशन है उसको डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन घट रही है या बढ़ रही है ना। और इमाइग्रेंट्स उन लोगों को कहेंगे जो आए हैं, इमाइग्रेशन जिनका हुआ है उन्हें हम इमाइग्रेंट्स कहेंगे। और जो लोगों को हम पीपल को, जो पीपल इमाइग्रेशन के थ्रू आया है, अराइव हुआ है, उसे इमाइग्रेंट कहेंगे। और जो छोड़कर गया है उसे इमाइग्रेंट कहेंगे, है ना। जो लोग छोड़कर गए हैं उन्हें इमाइग्रेंट्स कहेंगे, और जो कंट्री में आए हैं किसी कंट्री में उन्हें हम इमाइग्रेंट्स बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिसाइड करते हैं, है ना। और पॉपुलेशन का कैसे हमें पता चलता है कि वहाँ की पॉपुलेशन घट रही है या बढ़ रही है, तो वो होता है जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट का एंड डेथ रेट का, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट को ही हम बोल लेते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट, है ना। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है कि जब बर्थ रेट में एंड डेथ रेट में डिफरेंस निकालेंगे तो वहाँ की, तो हम अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा हो, डेथ रेट कम हो, तो हम देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। एंड जब डेथ रेट अगर ज़्यादा हो तो उस एरिया की पॉपुलेशन क्या होती है, घटती है, तो वो माइनस में आती है ना। जब अगर बर्थ रेट ज़्यादा होती है तो पॉपुलेशन बढ़ती है, एंड अगर डेथ रेट ज़्यादा होती है तो पॉपुलेशन घटती है ना। तो माइनस और प्लस में इसके आंसर आते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि हमारी जो कंट्री है या कोई भी कंट्री है उसकी नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है। इस तरीके से हम इनके दोनों के डिफरेंस को निकालते हैं, उससे पता चलता है कि हमारी कंट्री की जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो क्या है ना। तो इन दोनों को काउंट किया जाता है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है ना। तो ये था हमारा, मतलब ये कुछ टॉपिक थे, है ना। इसके बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम है
एज पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड एंड एज सेक्स पिरामिड, पिरामिड एंड उसी को हम बोल लेते हैं एज सेक्स पिरामिड, है ना। अब ये दोनों पिरामिड है, एक स्ट्रक्चर है समझने के लिए कि किसी भी कंट्री है उसकी पॉपुलेशन का जो मतलब उसमें कौन सी एज के लोग ज़्यादा रहते हैं, है ना, बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ पर, या जो यंग पीपल ज़्यादा हैं, या जो ज़्यादा एज के लोग ज़्यादा हैं, वो चीज़ें बताते हैं वहाँ पर इन तीनों चीज़ को, है ना, कि मतलब वहाँ पर चिल्ड्रन ज़्यादा हैं या फिर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है या ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये पिरामिड इस तरीके से बनाया जाता है। तो हम एक पिरामिड बना के देखते हैं वो कैसा होता है, पिरामिड कैसा रहता है, इस तरीके से बना के देखते हैं। यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का एज ग्रुप क्या है ना, पॉपुलेशन का एज ग्रुप क्या है। तो हम देखेंगे इस तरीके से, ईयर में मापते हम ईयर, है ना। तो हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो इस तरीके से, सबसे पहले क्या होगा, किस तरीके से बनाया जाए, अब इसी तरीके से तो देख लेते हैं, ऐसे है ना। तो हम देखेंगे कि जो 10 से लेके 0 से 10 साल के बीच में जो बच्चों की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, देखा कि हमने जो ब्रॉड रहता है, जो बेस जो होता है वो ब्रॉड बड़ा रहता है, मतलब चौड़ा रहता है। एंड जैसे ही एज बढ़ती है, एज 60 के बीच में पहुंचती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये फिर पॉपुलेशन क्या होती है, इधर से और ज़्यादा घटने लगती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये हमें बताता है कि ये कितनी एज के किसी भी कंट्री में वहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं या यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है या बुजुर्ग ज़्यादा हैं। तो हम देखेंगे ये होता है एक नॉर्मल पिरामिड, और जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा जहाँ पर जन्म लेते हैं, बच्चों की बर्थ रेट ज़्यादा है, जिस जगह पर बर्थ ज़्यादा होता है, तो वहाँ का जो पिरामिड होता है वो ब्रॉड में, जो उसका बेस रहता है वो ब्रॉड रहता है, बेस, ये बेस है, बेस रहेगा वो ब्रॉड रहेगा, है ना। और जिसका अगर जैसे कि मतलब कि वहाँ पर डेथ रेट क्या है, वहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये रहता है ना। तो अगर हम इंडिया का देखें, तो इंडिया का पिरामिड कुछ इस तरीके से बनता है। इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, टेन ईयर, यहाँ पर ले लेते हैं 60 ईयर, है ना। तो इंडिया में देखेंगे कि जो हमारी कंट्री का पिरामिड रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है। अभी ऊपर बन नहीं पा रहा है, थोड़ा इस तरीके से, है ना। तो हमारी कंट्री में क्या है कि बच्चे हैं ना,
बच्चे हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड कैसा बनेगा कि हमारी कंट्री में जो बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि कुछ बच्चे मतलब ख़त्म हो जाते हैं जन्म लेते ही, है ना। तो बच्चे जन्म लेते हैं उसकी अपेक्षा क्या होता है कि मतलब कुछ लोग जो रहते हैं यहाँ पर यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है हमारी कंट्री में। मतलब हमारी कंट्री में पता है कि जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा। कुछ बच्चे मर जाते हैं, हर जगह ही होता है, लेकिन किसी जगह पर मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम रहती है या ज़्यादा रहती है। मतलब बच्चे जन्म लेते ही जल्दी मर जाते हैं या फिर मतलब नहीं मरते हैं। तो हमारी कंट्री में क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो भी क्या है, यंग पॉपुलेशन हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं एंड यंग लोग हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से क्या है कि जो 10 से लेके 60 ईयर्स की एज के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से जो एक इस तरीके से हमारा पिरामिड बनेगा, मतलब जो ब्रॉड है, चौड़ा रहेगा, ये 10 से 60 ईयर के बीच का जो पिरामिड है वो एक ब्रॉड रहेगा, है ना। एंड जो इसका जो बेस रहेगा वो एक स्टीप रहेगा, मतलब स्टेबल टाइप का रहेगा, है ना। और हमारे पता है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं एंड हमारी कंट्री की यंग पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमारी कंट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस यंग पॉपुलेशन को अच्छी स्किल प्रोवाइड कराएं, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराएं, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, तो ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारी गवर्नमेंट को और हमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारी कंट्री का कुछ इस तरीके से पिरामिड बनता है ना। और जिस कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी अगर मतलब जिनकी ज़्यादा एज हो गई है, वो पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उनका हमें देखने को मिलेगा वो कैसा बनेगा, उसका पिरामिड हम देखेंगे कुछ इस तरीके का बनेगा। मतलब यंग पॉपुलेशन वहाँ की कम हो गई है इस तरीके, लेकिन ज़्यादा एज वाली जो पॉपुलेशन है, मतलब इस तरीके से ज़्यादा एज की पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा है। ये इस तरीके का वहाँ का कुछ पिरामिड देखने को मिलेगा, ऐसा पिरामिड वहाँ का देखने को मिलेगा कि मतलब जो ज़्यादा बूढ़े लोग हैं वहाँ पर ज़्यादा हैं, है ना, और यंग पॉपुलेशन वहाँ की ज़्यादा है। बच्चे जन्म तो लेते हैं कम, वहाँ की बर्थ रेट भी कम है, इस वजह से यंग पॉपुलेशन भी कम हो रही है ना, यंग पॉपुलेशन कम हो रही है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं, इसलिए इसका पिरामिड कुछ ऐसा बनेगा। जैसे कि हम जापान का लें, तो जापान में जो यंग पॉपुलेशन है वो कम है एंड जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, और बर्थ रेट है वो भी कम है, और यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो कम है, लेकिन जो बच्चे हैं वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। एंड हम दूसरी कंट्री का जैसे केन्या का अगर एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है एंड जो डेथ रेट है वो भी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा दिनों तक लोग टिकते नहीं हैं। तो वहाँ का जो पिरामिड है वो ऐसा बनेगा, इस तरीके का स्टीप बनेगा कि वहाँ की जो ज़्यादा दिनों तक लोग जीवित नहीं रहते हैं, उस वजह से जो उसका बेस रहेगा वो तो ब्रॉड रहेगा, लेकिन ये फिर बाद में स्टीप होता जाता है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो जल्दी एज ओल्ड तक ज़्यादा नहीं रहती है। तो इस तरीके से हमने ये सारे पिरामिड पढ़े। ये था केन्या का। तो ये पिरामिड क्या करते हैं कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन को बताते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन की एज, कौन से एज ग्रुप के लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनकी बर्थ मतलब कितने उसमें से मतलब वो डेथ हो जा रही है ना, और कितने यहाँ पर यंग लोग हैं, है ना, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है कि कम है वहाँ पर, मतलब एज कितनी, कौन सी एज के कितने लोग रहते हैं, ओल्ड एज के ज़्यादा रहते हैं या यंग एज के, है ना। इस तरीके से जो पिरामिड है वो पॉपुलेशन पिरामिड है, जो कि एज सेक्स पिरामिड जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने डिस्कस किया, पूरा चैप्टर हमारा ये खत्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये पिरामिड वगैरह ये सब कुछ समझ आया होगा, अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये था हमारी 8th क्लास की NCERT का लास्ट चैप्टर जो आज फिनिश हो चुका है, एंड इससे पहले हमने 6th क्लास की NCERT डिस्कस कर ली है।
7th की भी फिनिश हो गई है एंड आज हमारी 8th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी खत्म हो गई है। तो आप लोग अगर पहले की जो एनसीईआरटी बुक का डिस्कशन नहीं देखा हो तो आप लोग उसे देख सकते हैं, है ना, अच्छे से डिस्कस किया गया है पूरा। तो ये था हमारा 8th क्लास के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर, है ना। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ आया होगा अच्छे से कि क्या क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है और कौन कौन से फैक्टर इसे अफेक्ट करते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।